नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके लिए आर्टिकल 244 पढ़ा जाता है, जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 को पढ़ा जाएगा। अनुच्छेद 244 का भाग 1 पढ़ते हैं, 244 क्लोज फर्स्ट। तो ये अनुसूची 5 की बात करता है और अनुसूची 5 में भारत के राज्यों में आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं और इसी में कुछ राज्यों को बाहर रखा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जबकि आर्टिकल 244 क्लॉज 2 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये जो अनुसूची 5 में राज्य बाहर कर दिए गए थे, उन राज्यों को अनुसूची 6 में जगह मिली और इन राज्यों के प्रशासन से संबंधित उपबंध इसमें पढ़े जाते हैं। अनुच्छेद 244 ए हमारे इस टॉपिक से संबंधित था। इसमें एक अनुच्छेद और पढ़ेंगे, 339 केंद्र सरकार को ये शक्तियां देता है कि वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कुछ उपबंध कर सके और ऐसी जनजातियों के कल्याण से संबंधित राज्यों को कुछ निर्देश दे सके। अनुच्छेद 339 को जब पढ़ते हैं तो इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। जो इसका पहला भाग है वो राष्ट्रपति को एक आयोग के गठन की शक्ति देता है और ये आयोग का जो गठन होगा ये जनजातियों के उत्थान से संबंधित है, कल्याण प्रबंधन से संबंधित है। इसकी बात की गई है संविधान को जब लागू हुए 10 वर्ष हो जाए, इसके बाद राष्ट्रपति किसी ऐसे आयोग का गठन कर सकेंगे और अनुसूचित आबादी का जायजा ले सकेंगे। मतलब ये है। इसके लिए 2 आयोग गठित भी किए गए, 1960 में किया गया और एक 2002 में किया गया। तो हेडिंग लगाएंगे क्या? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसमें फिर आती रहेंगी बातें। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। इसके लिए आर्टिकल 244 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 339 अनुच्छेद बात करता है जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, क्षेत्र व आबादी के प्रबंधन की शक्ति संघ सरकार को होगी, मतलब केंद्र सरकार को होगी। 339 को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें इतना पढ़ा जाएगा। अब इसको 2 भागों में, इसके 2 क्लोज हैं। सबसे पहला जो क्लोज है वो आर्टिकल 339 क्लोज फर्स्ट, और ये क्या कहता है? फिर कहता है, मतलब इसमें उपबंध क्या है? इसमें उपबंध है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 10 वर्षों की समाप्ति पर, 10 वर्षों की समाप्ति के पश्चात एक आयोग का गठन कर सकेंगे। गठन करने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के 10 वर्षों के पश्चात
एक आयोग का गठन करने का अधिकार होगा। अब ये जो आयोग है, इस आयोग का काम क्या होगा? ये जो अनुसूचित जनजाति है, इनके कल्याण और प्रबंधन हेतु इस आयोग का गठन किया जाएगा। इनकी मौजूदा स्थिति को जानने के लिए गठन किया जाएगा। अब ये जो आयोग है, इस आयोग का जो गठन है, इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है और इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि कहाँ है? 339(1) में है। तो इसको आधार बनाकर 2 बार आयोग का गठन किया जा चुका है। सबसे पहली बार जब आयोग का गठन हुआ वो 1960 में हुआ। UN घेबर की अध्यक्षता में पहला आयोग बनाया गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति को जानने के लिए। उसके बाद 2002 में, कहाँ लिखें, नीचे लिख दें। उसके बाद 2002 में जगजीत सिंह भूरिया की अध्यक्षता में, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया 2002 में। ये भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित था। इसको ऊपर लिख देते हैं। भूरिया, गुरु क्या बोला था मैं अभी? दिलीप सिंह, दिलीप ऐसे लिखा जाएगा, चलो जो भी है। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 2002 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में एक आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष दिलीप सिंह, या दिलीप, ये ठीक लग रहा है मुझे, चलो जो भी है। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसे भूरिया आयोग भी कहा जाता है। तो इन आयोगों ने सिफारिश की कि भी 1951 की जनगणना के आधार पर अगर किसी क्षेत्र में 40% या 40% से अधिक की आबादी रहती है, तो कौन सी आबादी, मतलब अनुसूचित और जनजाति आबादी रहती है, तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 339 क्लोज फर्स्ट राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि जनजातीय और अनुसूचित आबादी की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके हितों के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है। आयोग का गठन कब होगा? जब संविधान लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हों। तो राष्ट्रपति की अध्यक्षता में या राष्ट्रपति के द्वारा आयोग के गठन किए गए। एक बार 1960 में किया गया, एक बार 2002 में किया गया। 1960 में जो किया गया, इसकी अध्यक्षता UN घेबर ने की। और जो 2002 में किया गया आयोग का गठन, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों या आबादी से संबंधित आयोग जो गठित किया गया, इसकी अध्यक्षता की दिलीप सिंह भूरिया। इसको भूरिया आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने सिफारिश की कि 1951 की जनगणना के आधार पर जिन क्षेत्रों में भी जनजातीय आबादी 40% या इससे अधिक रहती है, उन क्षेत्रों को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। सिफारिशें नहीं मानी गई, इन्होंने सिफारिश दे दी अपनी। आयोग को याद रखना, ठीक है। 339 क्लोज फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट, आर्टिकल 339 क्लोज 2
ये बात करता है केंद्र सरकार को शक्ति होगी किसकी? जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित। आर्टिकल 339 क्लोज 2, इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति या इसको हम सीधी भाषा में लिख देते हैं कि केंद्र सरकार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों व आबादी के प्रशासन से संबंधित निर्देश राज्य सरकारों को दे सकती है, सरकारों को दे सकती है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार को शक्ति होगी कि वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक कार्यों के दायित्व राज्यों को निर्देशानुसार करा सकती है, मतलब निर्देश देकर। इसमें राज्य सरकारें स्वतंत्र नहीं होंगी कार्य करने के लिए। इसमें कौन निर्देश देगा? केंद्र सरकार देगा राज्य सरकार को, और प्रशासनिक कार्य करा लिए जाएंगे। अनुच्छेद 339 खत्म हो जाता है। अनुसूचित और जनजातीय आबादी से संबंधित है ये, तो इसमें पढ़ लेना जरूरी था। नेक्स्ट, अब चलते हैं अनुसूची 6 की तरफ। अनुसूची 6 में 4 राज्यों का जिक्र है। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची 6 और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध की बात करती है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में जो प्रशासन है जनजातीय क्षेत्रों का, वो भी 4 राज्यों का। ये 4 राज्यों की ही जनजातियां क्यों ली गई? क्योंकि इस क्षेत्र में आने वाली जो जनजाति है, इनका संपर्क नहीं है सामान्य जन से। अब सामान्य जन का मतलब ये समझ लो कि भाई ये जो है असम राज्य है, असम की ही बात कर लेते हैं, और इसमें ये जनजातीय क्षेत्र हैं यहाँ। तो ये छोटे से क्षेत्र हैं जनजातीय, और असम राज्य का ये कितना बड़ा क्षेत्र है, इसमें जो आबादी रह रही है, इस आबादी से इनका संपर्क नहीं है। कहने का मतलब ये है, इनकी विशिष्ट प्रणाली है अपने जीवन की, अपने जीवन को जीने की। प्रणाली हर व्यक्ति की ही विशिष्ट होती है जीवन जीने की, लेकिन जो व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है, और जिस शब्द को मैं बार बार कह रहा था, मुख्य धारा से जुड़ जाता है, तो वो जानवर होते हुए भी इंसान बनने का प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाता, समाज के कंट्रोल से बाहर रहता, तो वो जानवर का जानवर बना रहेगा। हर व्यक्ति की बहुत सारे मुखौटे हैं,
तो व्यक्ति जो है मुखौटे के साथ ही चलता है पूरे जीवन। इन लोगों के कोई मुखौटे नहीं हैं। जो जनजातीय आबादी है, ये जिस कल्चर में जी रहे हैं उसमें ही मरना पसंद करेंगे। ये बाहर का कुछ जानना नहीं चाहते, ना तो ये बाहर जाना चाहते हैं, ना बाहर से किसी को बुलाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान के द्वारा ही। संविधान के जो साधारण प्रावधान हैं इन क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे। ये बात समझने की है। तो इन 4 राज्यों के लिए अनुसूची 6 का प्रावधान किया गया। प्रशासन से संबंधित कार्य इसमें किए गए। इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं उन्हें समझते हैं। ऐसे जो राज्य हैं, ऐसे राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को विशेष दायित्व दिए जाते हैं। इन राज्यों को जिला परिषद के रूप में गठित किया जा सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये राज्य या ये क्षेत्र, राज्यों में आने वाले ये क्षेत्रों को इन क्षेत्रों को, कौन से क्षेत्रों को? जो जनजातीय क्षेत्र हैं, स्वशासी जिलों के रूप में गठित करने का उपबंध है। मतलब सेल्फ गवर्नेंस की बात की जा रही है। स्वशासी जो स्वशासन है, वही स्थानीय स्वशासन जैसे हम पढ़ रहे थे, ऐसे ही इन्हें छूट दी गई है कि भाई ये जो है स्वशासन अपना स्थापित कर सकते हैं। और जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को राज्यपाल द्वारा जो स्वशासी जिले हैं या स्वशासी क्षेत्र हैं, जिलों के विस्तार, नाम बदलना, विस्तार को कम करना या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी। असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर राज्यपाल को विशेष दायित्व दिए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो जनजाति रहती है उन्हें स्वशासी जिलों के रूप में विभाजित करके गठित किया जा सकता है। वो सेल्फ गवर्नेंस वाली स्थिति है, अपना शासन स्वतंत्र रूप से कर सकें। ये जो स्वशासी जिले होंगे, इन स्वशासी जिलों को राज्यपाल के द्वारा इनका विस्तार किया जा सकता है। इन जिलों का पुनर्गठन किया जा सकता है, इनका नाम बदला जा सकता है, और जो सीमाएं हैं इनकी सीमाएं बढ़ाई जा सकती है और घटाई जा सकती है। ये शक्तियां राज्यपाल के पास होगी। लेकिन राज्यपाल के पीछे कौन होगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के पीछे केंद्र सरकार। जहां राज्यपाल का नाम है वहां केंद्र सरकार है। ठीक है। ये जो स्वशासी जिले होंगे इनके लिए जिला परिषद का गठन करने का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद का गठन, और ये जो जिला परिषद होगी, ये जिला परिषद 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ऊपर लिखते हैं, जो जिला परिषद है जनजातीय
क्षेत्रों के लिए जो स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, इन स्वशासी जिलों के प्रशासन हेतु जिला परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ये जो जिला परिषद है ये 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये जो 30 सदस्य होंगे इसमें से 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, मतलब चुनाव होगा। के द्वारा चुने जाएंगे, ये चुनाव होगा। और जो 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल मनोनीत करेंगे। अब ये जो जिला परिषद है और या ये जो सदस्य हैं 26, इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल इनका भी 5 वर्ष का होगा। लेकिन यहाँ ये समझ लेने की बात है कि अगर समय से पहले विघटन हो जाता है, 5 वर्ष से पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है, तो सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये जो 4 सदस्य हैं इनको याद रखना कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो जब राज्यपाल चाहेगा तब इन्हें पद से हटा सकता है। ये बहुत मोटी मोटी बातें अनुसूची 6 के प्रशासन यानी अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है उनकी बहुत मोटी मोटी बातें हम पढ़ रहे हैं, जो आई हुई हैं क्वेश्चनों में या अच्छे फैक्ट हैं अपने आप में। कोई कहानी नहीं गढ़ रहे इसमें, बहुत मोटे मोटे फैक्ट उठाए जा रहे हैं और तुम्हारे सामने रखे जा रहे हैं। इसमें ये जो स्वशासी जिले होंगे, अगर किसी स्वशासी जिले में अधिक जनजातियां आती हैं तो राज्यपाल के द्वारा ऐसे क्षेत्रों को भिन्न भिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जो इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिले बनाए गए हैं, एक जिले में एक ए नाम की जनजाति रह रही है, बी नाम की जनजाति रह रही है, सी नाम की जनजाति रह रही है, डी नाम की जनजाति रह रही है, ई नाम की जनजाति रह रही है, मतलब 5 प्रकार की जनजाति रह रही है। और इनके जो हैं बड़े ग्रुप हैं, बड़ी जनसंख्या है। तो ऐसा हो सकता है कि इनका 5 तरह से ही प्रादेशिक विभाजन हो जाए कि भी अगर ऐसा मान के चलते हैं 5 लाख लोग हैं, इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं और 1 लाख की आबादी वाले अपने आप में जनजाति 1 लाख की आबादी ए के पास है। जो ए नाम की जनजाति है वो 1 लाख लोग हैं, बी नाम की जनजाति वाले भी 1 लाख लोग हैं, सी नाम की जनजाति वाले, डी की, ई की 1 लाख लोग हैं। तो इनका काफ़ी क्लाउड इकट्ठा हो रहा है, काफ़ी आबादी है। तो ए के लिए 1 लाख जो सदस्य हैं ये ए जनजाति वाले, इनके लिए प्रादेशिक विभाजन सेपरेट कर दिया जाएगा। ऐसे ही बी के लिए कर दिया जाएगा, ऐसे ही सी के लिए कर दिया जाएगा, ऐसे ही डी के लिए कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो स्वशासी जिलों में 5 लाख की आबादी थी, इनकी जनजाति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर इन्हें प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा कि अपनी जनजाति का नेतृत्व आप करें। ऐसी स्थिति राज्यपाल के द्वारा की जा सकती ताकि इनमें संघर्ष ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो जिला परिषदें होंगी और जो प्रादेशिक परिषद होंगी, भाई अगर
स्वशासी जिलों का विभाजन हो जाता है प्रादेशिक रूप में, तो जो जिला या प्रादेशिक जो परिषदें होंगी, इनके कुछ कर्तव्य हैं। इन्हें विधि बनाने की शक्तियां होंगी। ये अपने लिए कुछ कानून बना सकती हैं। किससे संबंधित? भूमि से संबंधित कानून बना सकती हैं, ये जल से संबंधित कानून बना सकती हैं, ये विवाह से संबंधित कानून बना सकती है, विवाह विच्छेद से संबंधित कानून बना सकती है, संपत्ति से संबंधित कानून बना सकती है। मतलब जो इनकी रोजमर्रा में घटने वाली घटनाएं हैं या प्रयोग होने वाले जो कार्य हैं, उनसे संबंधित ये क्या कर सकते हैं? अपनी जरूरत के हिसाब से विधियां बना सकते हैं। दूसरा, जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद सड़कों का निर्माण करने की शक्ति रखती है। जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय, मैं प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूं, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कर सकती है। जिला परिषद औषधालय का निर्माण कर सकती है। तो इसे जो है ये शक्तियां प्राप्त होंगी। राज्यपाल के अधीन होगा सारा काम, राज्यपाल केंद्र सरकार को सूचना देगा। तो अनुसूची 6 में जो प्रशासनिक उपबंध हैं 4 राज्यों में आने वाली जनजातियों से संबंधित, वो हमने पढ़ लिए। आप इसको पढ़ो। हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र वाला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।